Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. स्टार्ट करते हैं बेटा, बस 2 मिनट में। ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 अपन स्टडी करेंगे। बेटा इसमें बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ हीट की। ऊष्मा के प्रकार। ज्वाइन हो जाए बेटा। और भी इसमें 2 टाइप की हीट होती है बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर ऊष्मा। एक होती हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नियत दाब पर ऊष्मा। हीट ऑफ रिएक्शन, क्लोज्ड कंटेनर। ओपन कंटेनर। बंद पात्र में। अभिक्रिया की ऊष्मा खुले पात्र में। अभिक्रिया की ऊष्मा चलो ठीक है बेटा। शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान देना बेटा सभी स्टूडेंट्स।
देखो यहाँ से मैं आपको सीरियसली बताऊं, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है एग्जाम का, बड़ा फेमस टाइप है एग्जाम का। ठीक है, ये अभी जनरल केमिस्ट्री का ही पार्ट चल रहा है आपका। ठीक है, जनरल थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट चल रहा है। इसमें अपन बात करते हैं कि रिएक्शन में जो हीट होगी वो दो प्रकार से आ सकती है। एक तो होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आप खुद समझना, नियत इस पे। भाई कोई अभिक्रिया हो रही है, आपने इस तरीके से पिस्टन रखा हुआ है और उसको लॉक किया हुआ है, इसको लॉक किया हुआ है दोनों तरफ से, ये लॉक कर दिया इसको। ठीक है, लॉक करने का मतलब ये है कि अब आप ये देखो जो भी रिएक्शन हो रही है अंदर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा। अगर मान लो सेम रिएक्शन आप भाई खुले पात्र में अभिक्रिया करा रहे हो, ओपन कंटेनर में, तो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा आपका वो हमेशा 1 atm बना रहेगा। तो ये जो रिएक्शन होगी ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अभी समझ में आएगी आपको बात। नियत आयतन का मतलब ये भी है कि अभिक्रिया किसमें होनी चाहिए, बंद पात्र में। नियत दाब का मतलब ये भी है कि अभिक्रिया किसमें होनी चाहिए, खुले पात्र में। तो अगर क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है तो वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ओपन कंटेनर में रिएक्शन आ रही है तो हीट ऑफ रिएक्शन। अभी आपको समझ में आएगी बात। मान लो मेरे पास पेट्रोल, बेटा पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोल जनरली क्या होता है, आइसो ऑक्टेन होता है। ठीक है, C8H18, इसका कंबशन करा रहा हूँ लिक्विड फॉर्म में, इसका कंबशन। ठीक है, इससे बना CO2 प्लस H2। मैंने बैलेंस करके नहीं लिखा, कोई ऐसा इश्यू नहीं। इस एक बार और रिएक्शन कराई, C8H18 प्लस O2, इससे बना CO2 प्लस H2। ठीक है, बेटा आप ध्यान दो, मैं एक ही रिएक्शन करा रहा हूँ दो तरीके से, आप खुद सोचना। एक रिएक्शन करा रहा हूँ, एक बार तो मैं क्या है, क्लोज कंटेनर के अंदर, क्लोज्ड कंटेनर, बंद पात्र में। एक बार मैं यही रिएक्शन किस में करा रहा हूँ, ओपन कंटेनर में करा रहा हूँ, ओपन कंटेनर, खुले पात्र। ये कहता है कि भाई अपने को पता है कंबशन रिएक्शन ये एक तरीके की दहन की अभिक्रिया। कंबशन रिएक्शन में हमेशा हीट निकलती है, हीट रिलीज हो रही है। वो कह रहा है इस क्यू को आप पहली बात तो इसके पैरों में क्या करके लिखोगे, QV। और QV ये क्या होगा आपके पास, डेल्टा E बोलेंगे इसको। तो बेटा ये जो हीट होती है ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसको बोलते हैं अपन इंटरनल एनर्जी चेंज। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अच्छा, जब ये अभिक्रिया अपन खुले पात्र में कराते हैं, बेटा ध्यान देना, ओपन कंटेनर में कराते हैं, तो जो हीट होगी उसको आप क्या बोलोगे, QP बोलोगे। और वो क्या होगा, डेल्टा H। तो इस डेल्टा H को अपन क्या बोलते हैं वो देखना आप, इस डेल्टा H को अपन बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है बेटा, मैं आपको है ना आसान शब्दों में समझाता हूँ। बिल्कुल आप है ना, बिल्कुल कई स्टूडेंट डेल्टा ई और डेल्टा एच के सर ये हमें पता ही नहीं चलता क्या होता है। आप बहुत आसान तरीके से बात को समझो, आप सुनना मेरी बात। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखो समझो। अपन ने क्या किया, भाई आपके कार के अंदर या स्कूटर या बाइक जो भी है उसके अंदर पेट्रोल क्या है, क्लोज कंटेनर में। भाई आपको पता है पेट्रोल जलेगा तो हीट निकलेगी। तो उस समय जो हीट निकल रही है ना, उस समय जो हीट निकल रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। उसको बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन किस पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। लेकिन अगर वही हीट अपन उस पेट्रोल को खुले पात्र में जलाएंगे, ठीक है, तो वो जो
खुले पात्र में जलाने से जितनी हीट निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, वो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी परिवर्तन। तो बेटा अपने दिमाग में एक बार डाल दो, अपन एक ही अभिक्रिया को, एक ही रिएक्शन को दो टाइप से करा सकते हैं। एक बार क्या करा सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं, और एक बार क्या कांस्टेंट रख सकते हैं, प्रेशर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से जो हीट रिलीज होगी वो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और प्रेशर कांस्टेंट रखने से जो हीट रिलीज होगी या जो भी हीट इन्वॉल्व है वो क्या होगी, एंथैल्पी परिवर्तन। बहुत आसान सी बात, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा इसी में, अभी आपको समझ में आएगा, और आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उससे आपको याद भी आएगा कि हाँ सर ऐसा कुछ था तो सही, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, डेल्टा एच और डेल्टा ई में संबंध। बेटा देखो एच की जो डेफिनेशन होती है उस ये होता है ई प्लस पीवी, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस की बात करें, आइडियल गैस, तो अपने को पता है आदर्श गैस में H इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ई पी, पीवी की जगह एनआरटी लिख सकता हूँ, ये आ जाता है H1 E1 प्लस ये रिएक्टेंट RT1 H2 E2 प्लस एन प्रोडक्ट RT। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये आ गया। इन दोनों को मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं, आप सीधे यहाँ से भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, टी इसमें नियत बना रहेगा। तो बेटा ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन डेल्टा एच और डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी आपके पास वही है एन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के गैसियस मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मॉलिक्यूल। तो डेल्टा एन जी जो अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में चल रहा था वही का वही। बेटा अभी इस चैप्टर का एक नंबर फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं ये बोलूं कि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या आ जाएंगे आपके पास, समान आ जाएंगे। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है, ठीक है, तो डेल्टा एच छोटा हो जाएगा और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से पूछे जाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखना, N2 प्लस 3H2, इससे इसने दे रखा है 2NH3, और जहां मैं नहीं लिखूंगा चलो लिख देता हूँ गैस गैस गैस। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -246 किलोजूल पर मोल। Heat of reaction at constant pressure 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये है आपको नियत आयतन, नियत आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा, ठीक है, और नियत ये है हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, नियत दाब पर, ठीक है। बेटा आप हिंदी इंग्लिश मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। अभिक्रिया की ऊष्मा दे रखी है नियत आयतन पर, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो बेटा, पहले मेरे को आप ये बताओ, ये जो वैल्यू दे रखी है नियत आयतन पर ऊष्मा, वो डेल्टा एच दे रखा है, Q इज इक्वल टू जो QV दे रखा है नियत आयतन पे, वो किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा ई या डेल्टा एच, बोलो बेटा। डेल्टा ई। कांस्टेंट डेल्टा वॉल्यूम है ई ना। दे रखा है आपको,
डेल्टा ई कितना दे रखा है, -246 किलोजूल पर मोल दे रखा है, किलोजूल पर मोल। और आपसे डेल्टा एच पूछा गया है कितना होगा, ये बात आपको आ रही है समझ में? तो अपन ने रिलेशन लिखा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, आप ध्यान देना बेटा, आर की वैल्यू भी देखेंगे अपन, डेल्टा ई की वैल्यू -246 ये आ गया। डेल्टा एन जी देख के बताओ बेटा इस रिएक्शन को। -2 -2 डेल्टा एन जी -2 होगा, ये बात समझ गए ना भाई? देखो गैसियस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड के 2 हैं और रिएक्टेंट साइड के 3 + 1 कितने हैं, 4 है। तो 2 माइनस सॉरी सर स्क्रीन हट गया। सही करता सर हूँ स्क्रीन हट गया। बेटा। मैं रीजॉइन होना पड़ेगा, मैं एक बार रीजॉइन होता हूँ। ओके सर। चलो ध्यान देना बेटा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। आप ये बताओ, ये अपन बता चुके थे, डेल्टा ई की वैल्यू आपको दे रखी है -246 किलोजूल पर मोल में। डेल्टा एच आपसे पूछा गया है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा ई की वैल्यू -246, डेल्टा एन जी, ये डेल्टा एन जी मैं आपको बता रहा था, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के 2 और रिएक्टेंट के 1 + 3, तो 2 - 4 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, -2। बेटा डेल्टा एन जी -2 आएगा, ये बात समझ गए आप? यस सर। तो देखो फाइनली डेल्टा एच की वैल्यू पे ध्यान देना बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू पे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, आप ध्यान देना, -246 प्लस -2, अब आर की वैल्यू बेटा किलो जूल में 8.3 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 340 और इससे जो डेल्टा एच का रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा, वो भी कौन सी यूनिट में आएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो बेटा बहुत आसान सा है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आप देखें ध्यान से। ठीक है, अच्छा इसी में आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैं आर के लिए आपको क्लियर कर दूं, आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, ये होती है जूल पर मोल पर केल्विन। किलो जूल में बदलोगे तो कोई खास बात नहीं, 10⁻³ ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू बेटा आपको याद होनी चाहिए कैलोरी में, 2 कैलोरी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है, और किलो कैलोरी में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बेटा ये इस पूरे चैप्टर में काम में आएगी आर की वैल्यू। ये आपको क्या करना है बेटा, याद करें, अगर याद नहीं है तो याद करें, वैसे कई चैप्टर में अपने को जरूरत पड़ चुकी है। ठीक है, और देखो बेटा
सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर, लैंग्वेज पहचाननी होगी आपको। बेंजीन के दहन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कहा है इसने, बंद पात्र में अभिक्रिया की ऊष्मा व खुले पात्र में अभिक्रिया की ऊष्मा का अंतर ज्ञात करें। Calculate the difference in heat of reaction in open container and closed container at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्वेश्चन पूरा आ जाएगा आपके सामने। रिएक्शन भी दे रखी है आपको, C6H6 लिक्विड प्लस ये 15/2 O2 ये गैस दे रखा है, 6CO2 ये गैस दे रखा है आपको, प्लस ये दे रखा है 3H2O, ठीक है, ये आपको दे रखा है लिक्विड। देखो ये क्वेश्चन आपकी इस पे स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन पे ध्यान देना। देखो मेन बात क्या होती है स्टूडेंट, क्योंकि एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से तो डेल्टा एच और डेल्टा ई पहचान लेता है आराम से। आप ये बताओ जो शुरू में दे रखा है बंद पात्र में, पहले बंद में दे रखा है, सॉरी पहले अपन बंद में कर देते हैं उसको, पहले क्लोज में कर देते हैं, फिर ओपन कर देते हैं। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, बंद पात्र में जो अभिक्रिया की ऊष्मा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? जो क्लोज कंटेनर में होती है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा ई। अच्छा, जो ओपन कंटेनर में होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा एच। तो आपसे डिफरेंस पूछा है, मतलब डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच की वैल्यू पूछिए। पहले बताओ क्वेश्चन में ये बात पूछी गई है, ये समझ गए क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, मेरे पास रिलेशन क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी था, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो डेल्टा ई इधर ही रहने देता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो माइनस डेल्टा एनजीआरटी इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच हो गया। तो डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच जो पूछा गया है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस डेल्टा एनजीआरटी के इक्वल आ गया। अच्छा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, आपको आ गई मेरी बात समझ में? बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब इसने जो रिजल्ट पूछा है वो इसने पूछा है किलो कैलोरी प्रति मोल में बताना है। किलो कैलोरी 10 to the power -3। पहले तो मुझे ये बताओ, इस रिएक्शन को देख के आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, लिक्विड लिक्विड और ये सब लिखा हुआ है, आप मुझे डेल्टा एनजी की वैल्यू बताओ। -1.5. -1.5 आ जाएगी। ये बात आ रही है सभी को समझ में? यस सर। अच्छा, आर की वैल्यू क्या लोगे? 2 × 10 की पावर -3 और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो 300 ले लोगे। 300 कैलोरी। ये जो रिजल्ट आएगा आपके पास, जो भी रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आ जाएगा? किलो कैलोरी प्रति मोल में आ जाएगा।
ठीक है बेटा, मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। देखो आपकी अब इस पे स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे रहा है। बेंजीन के दहन में मेन बात है, बंद पात्र में जो क्लोज कंटेनर के अंदर जो हीट होगी वो डेल्टा ई होगी, ठीक है, और जो ओपन कंटेनर में होगी वो डेल्टा एच होगी। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है तो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला है वो लगा के मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी में फ्री फंड के मार्क्स का ये बिल्कुल ये सबसे आसान क्वेश्चन है, 3rd नंबर, ठीक है। डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, ये किस रिएक्शन के लिए होगा? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, CO प्लस हाफ O2 इससे CO2। जहां नहीं लिखा हुआ वो गैस है बेटा, ठीक है। N2 प्लस O2 इससे बना रखा है इसने 2N। C आपको दे रखा है इसमें N2 प्लस 3H2 इससे बना रखा है 2NH3। D इसने दे रखा है PCl5 से PCl3 प्लस C, ठीक है। अब आप तो सारी गैसेस रिएक्शन है, मुझे ये बताएं डेल्टा Ng की वैल्यू बताते जाओ आप। पहली वाली रिएक्शन के लिए सी डेल्टा सही Ng होगा, है। ऑप्शन सी। हाँ चलो ऑप्शन अपन बाद में देखते हैं, पहले मेरे को ये बताओ डेल्टा Ng बताओ ए के लिए। 0.5 पहले में सर। हाँ, 0.5 प्लस में या माइनस में? माइनस में। माइनस में। -1/2 कर दो। यस। दूसरे के लिए डेल्टा Ng बताओ। 0 0 हो जाए। तीसरे के लिए बताओ। -2 -2 चौथे के लिए बताओ। +1 प्लस +1 बेटा पहले वाले में जिसमें माइनस होता है उसमें डेल्टा एच से बड़ा क्या हो जाएगा? डेल्टा ई। इसमें क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इस वाले में फिर कौन सा बड़ा हो जाएगा? डेल्टा ई बड़ा हो डेल्टा जाएगा। ई जिसमें प्लस होता है उसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? डेल्टा ई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। बेटा ऐसा भी एग्जाम में आता है, और मैं बताऊं आपको सीरियसली ये तो बहुत ही फ्री के मार्क्स है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स। हाँ तो बेटा देखो अभी अपन ने जो पढ़ा इसका ये वाला पार्ट, डेल्टा एच और डेल्टा ई दो प्रकार की ऊष्माएं थी। एक डेल्टा एच था, एक डेल्टा ई था, और एक डेल्टा एच था। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रही है तो वो डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। नियत दाब पर हो रही है, प्रेशर पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो एंथैल्पी परिवर्तन है। बस इतना ही अंतर होता है दोनों में, ठीक है। दोनों में जो रिलेशन आता है वो ये याद रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आर की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये जैसे भी न्यूमेरिकल है सब में आपको डेल्टा एन जी और ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो बहुत इजीली अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अपने पास मैं आपको बता दूं, ठीक है, पार्ट बी, ठीक है, इसको भी मैं पार्ट B1 बोलूंगा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। बेटा इसका पूरा नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। ऊष्मीय रसायन, ऊष्मीय रसायन। इसमें सबसे पहला आता है अपने पास पार्ट, इसको भी देखो इसको भी कई पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट B1। और आपको लिटरली लास्ट में जाके बड़ा फायदा होने वाला है कि हाँ सर बहुत सिस्टमेटिक हो गया सारा काम। पार्ट B1 में अपन बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट, विभिन्न प्रकार की ऊष्माएं।
बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको है ना कुछ बोल रहा हूँ, पहले आप उसको ध्यान से सुनना और समझना। देखो मैं बताऊं, इस चैप्टर को मैंने टोटल 3 पार्ट में बांटा है। पार्ट ए को तो मैं जो पढ़ा दिया वो टिपिकल नहीं मानता। पार्ट बी क्या है ये मैं बता दूं, इसमें कहीं भी फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, कहीं कोई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहीं कुछ नहीं पढ़ने वाले। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रक्रम, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। पार्ट बी पूरा का पूरा जो फिजिक्स में बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा मानना है पर्सनली कि ये कंपैरेटिवली आसान, जो एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स है, जैसा फिजिक्स में भी होता है कि अचानक इसको गर्म कर दिया, इसको एडियाबैटिकली वर्क डन की गणना, और ये सब अपन पार्ट सी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब आपको, अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं तो इन जनरल जो पार्ट सी होता है वो स्टूडेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर पार्ट बी में, ठीक है, इसके अंदर पार्ट बी में ये जरूर है बेटा थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक भी, पर आप पढ़ चुके हो तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। पार्ट बी में, ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, पार्ट बी में सबसे पहले है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस, जहां भी मानक अवस्था है, मानक अवस्था। अच्छा, मानक अवस्था का मतलब क्या है, कहीं डेल्टा एच है तो वो नॉट लगा दिया, डेल्टा ई नॉट लगा दिया, डेल्टा जी नॉट लगा दिया, डेल्टा एस नॉट लगा दिया। मतलब जहां भी नॉट लगाएंगे ना उसका मतलब मानक अवस्था। मानक अवस्था का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर आपको क्या लेना है बेटा, 298 केल्विन। ठीक क्या प्रेशर कितना लेना है आपको, 180। और 180 अगर या अपन एनसीईआरटी को मान के चले तो 1 बार, अपन पढ़ेंगे भी इसी चैप्टर में कि दोनों में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, पर आपको एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो 1 बार और 180 अप्रॉक्स सेम ही लेना होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का ये मतलब होगा। अब सबसे पहली पहली देखो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इसको लिखते हैं अपन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, ऐसा। इसको बोलते हैं मानक निर्माण की ऊष्मा, ठीक है। इसको एक हिंदी में एक और नाम देते हैं, मानक संभवन ऊष्मा, ठीक। बेटा आप देखो, मैं आपको ये यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी एक बात लिखता हूँ मैं, आपको फिर लगेगा कि सर ने बड़ी अजीब सी बात लिख दी। बेटा देखो, एक मानक निर्माण की ऊष्मा आएगी डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, और एक आएगा डेल्टा एच नॉट दहन, जिसको अपन डेल्टा एच नॉट कंबशन भी बोलते हैं, कंबशन, ठीक है। यदि इनकी रिएक्शन नहीं लिख सकते, नहीं लिख पाओ, नहीं बना पाओ, तो पार्ट बी नहीं पढ़े। बेटा शायद दोनों का नंबर आज देखते हैं, आ जाए तो आ जाए। अब जो मैं सिखा रहा हूं ना आपको, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ठीक है, इनऑर्गेनिक भी है इसके अंदर, आपको धीरे धीरे सीखने में आ जाएगा। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं जो आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखी होगी, अपने आप बनानी होगी आपको। अगर वो रिएक्शन ही आप नहीं बना पाओगे ना, तो बेटा मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये पूरी जो थर्मोकेमिस्ट्री है आप छोड़ दो तो समझदारी इसी में। आप पाओगे कि ये जो बेसिक सी बात है ना, ये स्टूडेंट नहीं कर पाता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाता, उसको फॉर्मूले आते हैं पर वो रिएक्शन ही सही नहीं लिख रहा है, तो नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ बेटा, जिन्होंने भी पीडीएफ या जो आपको अवेलेबल है, जिन्होंने आयनिक साम्य में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में करी है, उनको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सर सही कह रहे थे कि अगर
वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस याद ही नहीं है ना, तो आपसे ना तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कोई क्वेश्चन होना है, ना ही आपसे बफर सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन होना है। हाँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये बात नहीं अड़ेगी, वो हो जाएंगे आपको अगर वो याद भी नहीं है। उसी तरीके से बेटा ये वाली बात है, अगर आप ये रिएक्शन नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये आगे का पार्ट भी पूरी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप उलझते रहोगे। अब पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन कैसे, और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके, बट ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ heat involved in formation of one mole of any compound with its most stable elemental form। अभी सारी बात समझाऊंगा बेटा। किसी भी यौगिक के एक मोल को उसके सबसे स्थायी अवयवी अपर रूपों से मिलकर बनने में प्रयुक्त ऊष्मा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा अभी आपको सारी बात समझ में आएगी बेटा। ठीक है, आप निश्चिंत रहो। जैसे आप ध्यान देना, मुझे CO2 के एक CO2 की अभिक्रिया लिखनी है CO2 गैस की। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या क्या आपको मैं ये समझाऊंगा कि क्या क्या गलती है, और उसके बाद अभी एक टेबल बनाऊंगा। अगर इनऑर्गेनिक से आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो जो मैं बता रहा हूँ वो याद करना। ठीक है, अब CO2 को बेटा आप ये बताओ, CO2 किन दो से मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन और ऑक्सीजन O2। तो आपको कार्बन क्या लेना पड़ेगा? कार्बन और ऑक्सीजन, ये CO2। बेटा ये कार्बन क्या भी हो सकता है, कोई कहे कि सर मैं ग्रेफाइट कार्बन का ले लूं, कोई कहे कि सर मैं ये तो गैस ही ले ली उसने। ठीक है, किसी ने कहा कि सर मैं एक काम करता हूँ कार्बन का डायमंड ले लेता हूँ। अब मुझे पता है बेटा, नहीं पता तो मैं याद करूंगा, कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड में कार्बन का कौन सा जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म है, वो डायमंड नहीं है, वो ग्रेफाइट है। ये वाली सही होगी, ये वाली रिएक्शन गलत होगी। अभी मैं याद करवाऊंगा आपको कि कार्बन का कौन सा फॉर्म लेना है। तो कार्बन का कौन सा फॉर्म लेना है आपको? ग्रेफाइट रूप लेना है। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? अच्छा, किसी ने क्या किया बेटा, आप ध्यान देना, किसी ने CO प्लस हाफ O2 इससे CO2 बना दिया, ये भी गलत है। कारण क्या है? एलिमेंटल, अवयवी। बेटा अवयवी का मतलब होता है जो रिएक्टेंट साइड में रिएक्शन लिखी जाएगी उसमें एक ही तत्व होना चाहिए। भाई यहाँ कार्बन था, यहाँ केवल ऑक्सीजन था, तो ये बात सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। किसी ने कहा सर मैं ऐसा करता हूँ, एक काम करता हूँ, कार्बन प्लस O3। ठीक है, उसने कहा कि CO2 बनाना है, 2/3 ले लेता हूँ कि सर मन से ये अभिक्रिया लिखनी है तो ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ये भी,
भाई इसमें फिक्स है, ओजोन नहीं ले सकते। ऑक्सीजन का सबसे स्टेबल रूप कौन सा है? O2 है, O3 नहीं है। कार्बन का सबसे स्टेबल रूप कौन सा है? कार्बन का ग्रेफाइट है। कार्बन का कौन सा नहीं है? डायमंड नहीं। अब आप कहेंगे सर अवयवी हमें कौन से लेने हैं, हमें कैसे पता चलेगा? बेटा आप थोड़ा सा वेट करना, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले एक टेबल याद करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं ये भी लिख देता हूँ, फॉर मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल एलोट्रॉप, सर्वाधिक स्थायी अवयवी अपर रूप के लिए डेल्टा H0 फॉर्मेशन का मान 0 लेंगे। अब बेटा एक टेबल है, ठीक है, इसमें लिखता हूं मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म, सर्वाधिक स्थायी अवयवी अपर रूप। इस पूरे के लिए अपन लेंगे डेल्टा H0 फॉर्मेशन का मान 0। आएगी बेटा, बात समझ में आएगी, वेट करें, ठीक है। अब जैसे आप देखो, जो भी आपके पास मेटल्स हैं, भाई जैसे लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, बोरोन है, जो भी, ठीक है, सिलिकॉन है आपके पास, ठीक है, कॉपर है, Ag है, Fe है, जिंक है, ठीक है, मैग्नीज है, क्रोमियम है। बट आपको पता होना चाहिए ये सारे किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में, और ये इसी रूप में पाए जाएंगे। इसके लिए डेल्टा H0 फॉर्मेशन का मान कितना ले लेंगे? 0। अभी आएगी समझ में बेटा, थोड़ा सा वेट करो। जबकि अपन ये कहें हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। और गैसेस, फ्लोरीन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ठीक है, हीलियम गैस है, नियोन गैस है, ऑर्गन गैस है, क्रिप्टॉन गैस है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन गैस है, रेडॉन गैस है, ठीक है। तो बेटा टोटल गैसेस कितनी होती हैं पीरियोडिक टेबल में? 11 होती है ना? कितनी हो गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक गैस रह गई, कौन सी गैस नहीं लिखी मैंने इसमें? O2 हाँ, O2 निकलेगी, सॉरी, ठीक है। तो इन सब के लिए भी डेल्टा H, ये सारे कौन से फिजिकल स्टेट में? गैस में। ये सारे किसमें? सॉलिड में। अब ध्यान देना, जो अपने को जरूरत पड़ने वाली है बेटा, आपको पता होना चाहिए Br2 लिक्विड होता है, और वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मरकरी भी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इसके लिए मान कितना लेंगे? 0। I2, ये कौन सा रूप है? सॉलिड, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके लिए 0। कार्बन का अगर बोलें तो देखो, कार्बन केवल सॉलिड लिखा है ना, तो वो किसके तुल्य होता है? कार्बन ग्रेफाइट। तो इसके लिए डेल्टा H0 फॉर्मेशन का मान 0 आएगा। लेकिन अगर कार्बन डायमंड बोला है उसने, तो इसके लिए डेल्टा H0 फॉर्मेशन नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से देखो, आपको याद करना पड़ेगा सल्फर का, सल्फर हो या एसेट हो, तो सल्फर का भी एक फॉर्म होता है रोम्बिक, इसके लिए 0 आएगा। मोनोक्लिनिक के लिए 0 नहीं होता। फास्फोरस लिखा हो या P4, तो इसका व्हाइट फास्फोरस है, इसके लिए 0 लेते हैं।
ठीक है, अभी मैं, आप निश्चिंत रहें बेटा, आप सर क्या बता रहे हो, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, आप क्या कर क्या रहे हो बेटा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इनऑर्गेनिक आती है नहीं आती, आपको ये टेबल याद करें और अभी समझ में आ जाएगी मेरी बात, बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, इन सब के लिए, इस वाले के लिए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपको इन सब के लिए मान 0 लिखना है। अब मुझे क्या है, रिएक्शन बनानी है, मैं आपको बताता हूं जिनके लिए 0 नहीं है, नोट करके भाई, अगर कार्बन का डायमंड फॉर्म लेते हैं तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन नॉट इक्वल टू 0। मान लो I2 गैस ले लिया आपने, क्योंकि आपको पता है ना आयोडीन I2 नेचर में किस फॉर्म में पाई जाती है, जो सबसे स्थायी रूप है बेटा, वो इसका कौन सा है, सॉलिड। और पता भी होना चाहिए आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी ने Br2 इसको गैस ले लिया तो ये भी डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी ने कहा कि सर मैं H2O लिक्विड ले लूं तब तो मैं 0 लिख दूं, बेटा नहीं, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एलिमेंटल एक ही प्रकार का, भाई ये बात तो सही थी, इसमें एक ही प्रकार का तत्व है, एक ही प्रकार, इसमें तो जिसमें दो प्रकार के तत्व आ गए, दो डिफरेंट एलिमेंट, वो तो एलिमेंटल है ही नहीं। किसी ने कहा सर CO2 गैस ले लो, मैंने कहा बेटा ले ही नहीं सकते CO2 गैस, CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस, तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन नॉट इक्वल, क्योंकि ये भी एलिमेंटल है। आप कहोगे सर कैसे यूज में लेना है, क्या अभी बिल्कुल समझ में आएगी बात, मैंने कहा बेटा मैं सारा वापस समझा दूंगा, आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, इसकी अभिक्रिया। ठीक है, अब सुनना बेटा, कैसे मुझे अभिक्रिया बनानी होगी, मान लो बेंजीन, ऊपर करो, लिखी नहीं थी मैं। बेटा वो तो आप लिख लेना ना बाद में, अभी सुनो सुनो, C6H6 की बनानी है आपको। पहली बात जो बनना चाहिए ना बेटा, वो 1 मोल बनना चाहिए, आप ध्यान दो, ये 1 ही होना चाहिए बेटा। इसमें कितने प्रकार के तत्व हैं, 2, कार्बन, तो कार्बन का कौन सा रूप लोगे, स्टेबल, सॉलिड, और सॉलिड का मतलब अपने आप ही क्या होगा, ग्रेफाइट, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, फिर हाइड्रोजन में क्या लोगे, H2 गैस लोगे। जब इसको बैलेंस करेंगे ना तो इस एक को नहीं छेड़ सकते आप, यहाँ 3 लगा दिया और यहाँ क्या लगाओगे, 6, ये इसकी हीट ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया। और देखो अभी समझ में आएगी बेटा, आप निश्चिंत रहो, समझ में आएगी। मुझे बनानी थी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, बेटा मेरे को जब ये रिएक्शन बनानी थी, मैंने कहा इसका एक ही मोल लूंगा, कार्बन का कौन सा रूप लूंगा, सॉलिड, ऑक्सीजन का O2 रूप लूंगा। ठीक है, इसको एक ही रहने दूंगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, हाफ O2 और फिजिकल स्टेट क्या, गैस। ये सही, ये बिल्कुल सही है, ये अभिक्रिया जिसने भी लिखी है वो सही है। लेकिन किसी ने कहा सर मैं इसको बैलेंस करके लिख देता हूँ, 2 कार्बन प्लस, बैलेंस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 CO, तो मैं कहूंगा बेटा ये रिएक्शन गलत है, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, जो बनना चाहिए ना बेटा, जो बनना चाहिए, ये क्यों गलत है, यहाँ रीजन लिखता हूँ, 2 मोल नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत। किसी ने कहा कि सर मैं इस रिएक्शन को अगर ऐसा लिख दूं, कार्बन डायमंड, बाकी चेंज नहीं करता हूं मैं, हाफ O2 गैस, इसको मैं लिख दूं CO गैस, तो क्या ये रिएक्शन सही है क्या, इसके निर्माण की ऊष्मा की, तो मैं कहूंगा बेटा ये भी No, गलत sir. है। कार्बन का कौन सा अपर रूप होना चाहिए, कार्बन डायमंड के कारण ये गलत है। कार्बन का कौन सा अपर रूप लिखना है बेटा, ग्रेफाइट लिखना है। और देखो बेटा अभी ग्रेफाइट। आएगी अभी बात समझ, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दे, जैसे मुझे NH3 बनाना है, ठीक है, आप बताओ ये किन दो तत्वों से मिलकर बना है, Nitrogen नाइट्रोजन और और हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, N2 गैस के रूप में, हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है, H2 गैस के रूप में। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, yes, अच्छा sir. ये गुणांक, ये कोएफिशिएंट 1 ही, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, ये 1 ही रहना चाहिए, ये 1 रहे तो यहाँ 1/2 आएगा और यहाँ 3/2 आएगा, ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। किसी ने कहा क्या सर मैं ऐसा लिख सकता था, अब गलत वाली देखना आप, किसी ने कहा सर मैं ऐसा लिख दूं
N2 प्लस 3H2 से 2NH3। तो मैं कहूंगा बेटा ये हीट ऑफ रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 मोल आ गए, इसके 2 मोल। किसी ने कहा कि सर मैं ऐसा लिख दूं, अगर N प्लस 3H यहाँ गैस लिख दूं, एटॉमिक फॉर्म लिख दूं, और यहाँ NH3 लिख दूं, ये गैस लिख दूं, तो मैंने कहा बेटा ये भी गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, N2 होना चाहिए, और हाइड्रोजन का कौन सा होना चाहिए, H2 होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो बेटा, और देखो आप, मान लो मुझे इसने कहा कि HI की हीट ऑफ रिएक्शन करनी है, ठीक है। मैंने कहा ये किन दो से मिलके बना है, H2 से, और साथ में किससे, I2 से। बेटा पहले हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 की फॉर्म में। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, I2 की फॉर्म में। बोलो। अब आपको पता है फिजिकल स्टेट भी सही लिखनी पड़ेगी। ये गैस आयोडीन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में। हो सकता है आपको याद नहीं था, तो मैंने ऊपर टेबल में यही लिखा है कि आयोडीन का I2 रूप लेना है, और वो भी सॉलिड। फिर इसको बैलेंस करेंगे, ये एक 1/2 लिखेंगे, ये 1/2 लिखेंगे। अरे समझ रहे हो मेरी बात? किसी ने कहा कि सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाफ H2 प्लस हाफ I2, इससे मैंने HI गैस बना दिया। सॉरी, उसने कहा सर मैंने ये गैस ले लिया, ये भी गैस ले लिया। मैंने कहा बेटा ये गलत है, ये सही थी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि I2 आपने गैस ले लिया, इसलिए ये गलत है। आ रही है बेटा बात समझ? ठीक है। और देखो, और एग्जांपल देखो बेटा, आपको बनानी है CH4 के निर्माण की ऊष्मा। ये 1 होना चाहिए। मैं किससे मिलके बनाऊंगा बेटा, कार्बन प्लस किससे बनाऊंगा, H2। मुझे बताओ H2 की फिजिकल स्टेट क्या लूंगा मैं, गैस। गैस। और कार्बन क्या लूंगा, सॉलिड। क्योंकि सॉलिड का मतलब अपने आप ही ग्रेफाइट होता है। और बैलेंस करूंगा तो यहाँ क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। ये होगा। अरे समझ में आ रही है बात? यस सर। बोलो। अच्छा, अब मैं ये आपसे पूछता हूँ बेटा, H2O के क्वेश्चन की फॉर्म में कर देता हूँ। डेल्टा H0 फॉर्मेशन, H2O लिख दो। करेक्ट है। कौन सी करेक्ट है? ए ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है। बताओ अब कौन सी सही है बेटा इसमें? डी वाला सर। डी वाला। डी वाली सही है ना? देखो पहली वाली क्यों गलत है बेटा, ये गैस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब वो लिक्विड बनाने की बात कर रहा है वाटर की, तो गैस नहीं बननी चाहिए थी। ठीक है। दूसरे वाले में क्या गलती है मेरे को बताओ? दो मोल नहीं। प्रोडक्ट में 2 नहीं मोल्स आना नहीं चाहिए होने, था। 2 मोल्स नहीं होने चाहिए थे, 2 मोल्स नहीं होने चाहिए थे। अच्छा, तीसरे वाले में क्या गलती है? O2 के फॉर्म केवल में होना। H और O नहीं होने चाहिए थे, इनकी जगह क्या होना चाहिए था, H2 एंड O2 होना चाहिए था। H2 और O2 होना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ? यस सर। बोलो बेटा। यस Yes, सर। sir. ठीक है। और देखो बेटा, अगर मेरे को बनाना है, ये देखो Al2O3 बनाना। अब मैं बनाते हुए चलता हूँ बेटा, Al2O3 ये 1 मोल ही रहना चाहिए। ठीक है। इसकी देखो
प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट से परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको वो तो जो दे रखा होगा वही लेनी है आपको फिजिकल स्टेट जो है वो रिएक्टेंट की। अब एल्यूमिनियम आपको पता होना चाहिए एक ही होगा सिंगल सॉलिड, क्योंकि ये धातु है, और ऑक्सीजन O2 ये गैस। गैस। इसको छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है, इसको छेड़ोगे नहीं बेटा, ये 1 ही होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तो यहाँ हाफ लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 लाने के लिए मुझे ऑक्सीजन 3 चाहिए, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 3/2 3/2। अगर मान लो मेरे को Na2O बनाना है, मुझे पता है सोडियम की भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है प्लस O2 गैस। अब बैलेंस करना है बेटा, यहाँ हाफ लाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ हाफ लाना, सॉरी यहाँ 2, सॉरी यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना। बेटा आ रही है मेरी बात समझ में? अब एक सर टिपिकल देखो, हाफ होगा। अच्छा एल्यूमिनियम में भी मैंने गड़बड़ कर दी ना, सॉरी सही कह रहे हो। एल्यूमिनियम में कितना हो जाएगा, यहाँ आगे कितना हो जाएगा 2 हो 2 हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी सोडियम के 2 हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। बोलो बेटा। हाँ, एक थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं, जैसे देखो C6H5NO2, बेटा ये किन से एलिमेंट से मिलके बना है? कार्बन से, कार्बन का सॉलिड फॉर्म। हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन क्या है? H2 गैस लेना पड़ेगा। फिर नाइट्रोजन का भी N2 क्या लेना पड़ेगा? गैस। ऑक्सीजन का O2 गैस। बेटा आपको पहले ये बात समझ में आ गई, इतने एलिमेंट्स हैं और ये लेने पड़ेंगे, और सबकी भौतिक अवस्था जो भी अलग अलग है जो भी है। फिर इसके बाद अपन बैलेंसिंग करेंगे, कार्बन 6 है तो 6, हाइड्रोजन 5 है तो यहाँ 5/2, 5/2 नाइट्रोजन केवल 1 है तो 1/2, ऑक्सीजन हाँ 2 है तो ये 1 ही ठीक। बेटा आपको आ रही है ये बात समझ में? यस सर। ये बेटा आपको करना पड़ता है, मैं है ना इसके बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। बेटा जब ये आप टेबल याद कर लेते, भाई जो कोई ऐसा टिपिकल नहीं है मेटल, जिन्होंने ध्यान से इनऑर्गेनिक पढ़ी है उनके लिए टिपिकल नहीं है। भाई आपको पता है एस ब्लॉक पूरा धातु है, डी एंड एफ पूरा मेटल है, तो ये सारे सिंगल फॉर्म में होंगे और ये इस तरीके से लिखे जाएंगे सॉलिड। पीरियोडिक टेबल में 11 गैसें होती हैं, तो ये 11 गैस हैं, ये इस तरीके से लिखी जाएंगी। अपने को जो जरूरत है वो Br2 लिक्विड और मरकरी लिक्विड, ये दो ध्यान रखना। आयोडीन की फिजिकल स्टेट सॉलिड। कार्बन का कौन सा रूप लोगे बेटा? ग्रेफाइट रूप। सल्फर का कौन सा रूप लोगे? रोम्बिक लोगे। फास्फोरस का कौन सा लोगे? व्हाइट फास्फोरस लोगे, उसके लिए डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन C होगा। तो ये अपने को हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन अपने आप बनानी पड़ती है, ठीक है। सर हाँ सर रोम्बिक मीन्स क्या होता है? रोम्बिक तो मैंने सॉलिड में बताया था ना। स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? हाँ अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप तो बस याद रखो इसको कि रोम्बिक फॉर्म के लिए डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन 0 लेते हैं। अब अपन टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं होना बेटा, उसमें ए बी सी अल्फा बीटा गामा उसके एंगल अलग, और जो वो हाँ अभी सर आ गया, याद आ गया। ठीक है ऐसा कुछ होता है, पर अभी आपको याद ही रखना है, मैंने लिखा हुआ है बेटा, ये याद करें। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ बेटा, एक बार केमिस्ट्री में आप ये सोचेंगे कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री है मैं याद नहीं करूंगा, मेरे को तो आप समझाओ बेटा, कोई कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है आके आपको ये याद ही करना है। हाँ रीजन है वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, पर क्या है कि आपको करना तो याद ही पड़ेगा कि इसका रोम्बिक फॉर्म सबसे स्थायी होता है ऊष्मागति के रूप से, थर्मोडायनेमिक फॉर्म से। फास्फोरस का भी अब है अलग थ्योरी है कि ब्लैक वाला सबसे ज्यादा होता है, लेकिन लेते जो है 0 वैल्यू वो व्हाइट के लिए लेते हैं, इसकी अलग है। इसके पीछे जो रीजन होता है वो ये कि एबंडेंस, प्रकृति में कितनी मात्रा में। फिर अपन डाइवर्ट नहीं होंगे टॉपिक से कि भाई हाँ कि सर पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बातें बताने लगे, पता जरूर होना चाहिए आपको, ये तो यूज में नहीं के बराबर आएंगे पर सीधे सीधे पता होने चाहिए, ठीक है।
मेरा एम क्या है वो मैं आपको आगे भी क्लियर कर दूं बेटा। जो अपने को जरूरत पड़ने वाली है वो जैसे अमोनिया की, अपन चाहे वापस लिखनी पड़ जाए अपने को, आप बोलेंगे अपने को कि जैसे अमोनिया की हीट ऑफ रिएक्शन की जो बार बार जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप बताओ किससे मिलके बनाऊं मैं इसको? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एंड से, हाइड्रोजन से। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? अच्छा, अमोनिया का कोफिशिएंट कितना रहने दूंगा मैं? 1। बोल। 1 1। ये खास बात, इसकी भौतिक अवस्था गैस, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है ये गैस। और यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 3/2। 3/2 अच्छा, अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा था HCl इसके निर्माण की। तो बेटा मेरे को ये बताओ, HCl इसका कोफिशिएंट 1 रहेगा, किन दो से मिलके बनाऊं उसको? हाइड्रोजन और क्लोरीन। H2 plus Cl H2 plus Cl2। भौतिक अवस्था क्या? हाफ ये गैस, गैस ये की गैस गैस, हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 1/2, ये 1/2। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। अगर यही बात HBr की आती है गैस, किससे मिलके बनेगा? H2 plus H2 plus Br2। Br2 अब भौतिक अवस्था में बताएं, H2 गैस है, Br2 क्या लोगे आप? गैस लिक्विड 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 लोगे, यही खास बात। बाकी ये हाफ रहेगा, ये हाफ रहेगा। अगर यही बात HI के लिए आएगी आपके पास, तो आप क्या लोगे? वही H2 plus I2, I2 ये हाफ लोगे, सॉलिड हाफ लोगे, ये गैस। जबकि ये क्या लोगे? आयोडीन। सॉलिड। सॉलिड सॉलिड हाँ। अगर यही बात HF के लिए आती है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। HF में क्या लोगे बेटा? ये H2 plus F2, ये गैस। F2 क्या लोगे बेटा? गैस ही होती गैस है। ये 1/2, ये 1/2। आपको जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है H2O लिक्विड की। तो ये किन दो से मिलके बना है? H2 plus हाफ, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया। तो बेटा इन सब की जरूरत पड़ती है मेनली, ठीक है। ये भी जरूरत पड़ेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जरूरत पड़ेगी CO2, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या लिखोगे? कार्बन सॉलिड प्लस हाफ, हाफ O2 गैस ये 1 ही रहना चाहिए, ये 1 ही रहना चाहिए। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, दोनों से। ये रिएक्शन आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? काम आसान नहीं, शुरू में कॉम्प्लिकेटेड है। टेबल याद करें, बिना देखे लिखने की कोशिश करें। शुरू में डेफिनेशन लिखिए तो आप पाओगे कि हाँ नहीं सर ने लिखी सारी बात है, हमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। और कैसे यूज में आएगा, धीरे धीरे रिएक्शन में समझ में आएगा, ठीक है। अब बेटा इसी में सेकंड नंबर लेते हैं अपन, इसी में सेकंड नंबर, ठीक है। आज ही आ रहा है ये भी सेकंड नंबर। इस पे क्वेश्चंस अपन कल करेंगे बेटा, ठीक है ना। सेकंड नंबर है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। मानक दहन की ऊष्मा, इसको लिखते हैं डेल्टा H0, ठीक है बेटा। अब है ना थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले सुन लें बेटा, मैं COMB पूरे चैप्टर में आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब आप ध्यान रखोगे ना, कंबशन का मतलब दहन, यस सर ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये कहता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय combustion of 1 mole of any compound in presence of air। वायु की उपस्थिति
में 1 मोल यौगिक के पूर्ण दहन से मुक्त ऊष्मा डेल्टा एच नॉट दहन या डेल्टा एच नॉट कंबशन। ठीक है बेटा, अब इसमें भी क्या है, इसमें देखो नोट करके बेटा ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कंबशन में जो दहन की ऊष्मा होती है वो हमेशा रिलीज होती है, केवल क्या होगी, नेगेटिव। जबकि इससे पहले जो अपन ने निर्माण की ऊष्मा पढ़ी थी, निर्माण, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती थी। बेटा आप सुन रहे हैं मेरी बात है? आपसे कहा जाए तो दहन की ऊष्मा केवल क्या होती है, ऋणात्मक, वो हमेशा केवल रिलीज होती है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, जिसका दहन होना है, जिसका दहन, ठीक है, जिसका दहन, वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। वो कभी दो, उसका जिसका दहन हो रहा है ना, वो 1 मोल होना चाहिए। तीसरा, किसकी प्रेजेंस जरूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक, चौथा होना चाहिए, जिसका दहन हो रहा है, जिसका कंबशन हो रहा है, कंबशन, उसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए, ऑक्सीकरण ही होना चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, पूर्ण दहन होना चाहिए, पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगी सारी बात, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी बेटा। अब ध्यान दो बेटा, ठीक है, देखो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये सेकंड पॉइंट वाला क्या लिखे हैं आप, इंग्लिश में बोलिए ना उसको। दहन के उत्पाद, जिसका दहन, जिसका कंबशन हो रहा है, जिसका कंबशन हो रहा है, ठीक है, जिसका कंबशन हो रहा है उसके 1 मोल। अभी आ जाएगी बात, समझिए, तो पॉइंट लिखने के लिए ही थे। ठीक है, दहन के उत्पाद बेटा, अब आप ध्यान से देखना, ये याद करने हैं आप, और कईयों के तो आपको पता भी होगा। हाइड्रोजन से क्या बनेगा, जहां भी है H2O, और कौन सी फिजिकल स्टेट बेटा, लिक्विड, ये भी याद करोगे। दूसरा, कार्बन से क्या बनेगा, CO2, और फिजिकल स्टेट क्या, गैस, बिल्कुल याद करेंगे बेटा। तीसरा, सल्फर से क्या बनेगा इसका, SO2, ये गैस, ठीक है, और गलती से भी SO3 नहीं करेंगे। चौथा, नाइट्रोजन है तो उससे क्या बनेगा, N2, ये भी गैस। अभी समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। पांचवा, जितने भी मेटल होंगे, धातु होंगे, उनसे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक बेटा, अब है ना, अब आप ध्यान से फिर इसकी भी रिएक्शन कैसे लिखी जानी है उसको ध्यान से देखना। बेटा आपको समझ में आएगी बात, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे केवल H2 दे रखा है, अब बेटा आपको एक खास बात बता दूं, दहन किसका हो रहा है, ये जो पहले लिख रहा हूं उसका दहन, इसका 1 मोल, बेटा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ये 1 मोल होना चाहिए। बनेगा क्या प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी मैंने बताया H2O, और फिजिकल स्टेट क्या, लिक्विड। अब ये 1 ही रहेगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ O2, ये रिएक्शन सही। और देखो बेटा, कार्बन सॉलिड, बेटा कार्बन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2। अब ये मैं बता दूं, किसी ने ये होशियारी दिखाई कि कार्बन सॉलिड प्लस, उसने कहा सर इसके कंबशन से CO भी तो बनता है, पर ये गलत होगा बेटा।
क्यों गलत होगा? क्योंकि ये पूर्ण दहन नहीं है, बनना क्या चाहिए था? CO2 बनना चाहिए था। अरे समझ रहे हो मेरी बात? बोलो बेटा। Yes, sir. अच्छा, मैग्नीशियम सॉलिड है, तो बेटा इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है ना? ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MgO। तो ये हाफ O2, ये 1 रहना चाहिए, ये 1 रहना चाहिए। अच्छा, मान लो एल्यूमिनियम है, बेटा आप एक चीज ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है आपको? Al2O3. Al2O3। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी ने कहा सर मैंने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 3/2 लगा दिया, क्या ये रिएक्शन सही है क्या? आप तो मेरे को ये बताओ, क्या ये दहन की नो अभिक्रिया? सर, नहीं है, ये निर्माण की जरूर है लेकिन दहन की नहीं है। दहन के लिए जिसका दहन है वो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। 1 करोगे तो ये 3/4 आ जाएगा और यहाँ 1/2 Al2O3। बेटा क्या है ये वाली जो है डेल्टा H0 कंबशन, ये दहन की अभिक्रिया बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 1 मोल। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो बेटा। Yes, sir. अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ हाइड्रोकार्बन के लिए शॉर्ट ट्रिक भी, हाइड्रोकार्बन कह लो या ऑर्गेनिक कंपाउंड में बैलेंसिंग। एल्डिहाइड होता है ना बेटा, एल्डिहाइड का नाम सुना है आपने? Yes, sir. CHO. एल्डिहाइड, तो आपको क्या लिखना है? एल्डिहाइड CHO लिखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, और लास्ट में ऑक्सीजन को। ये बैलेंसिंग ऑर्डर होगा, इस ऑर्डर में बैलेंस करेंगे। अच्छा, अगर मान लो सल्फर और नाइट्रोजन भी है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर नाइट्रोजन है, तो आप क्या करें? फर्स्ट नंबर पे कार्बन को, सेकंड नंबर पे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन का ध्यान रखें लास्ट में, बाकी आप सुविधा से सल्फर नाइट्रोजन को बैलेंस करें। अभी आ जाएगी बात समझ में, हालांकि जरूरत अपने को ऊपर वाले की पड़ेगी, फिर भी मैं इसके एग्जाम्पल भी ले लूंगा। ठीक है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अपने आप रिएक्शन लिखनी होगी, प्रोडक्ट भी अपने आप बनाना होगा, रिएक्शन भी अपने आप लिखनी होगी। C2H6 प्लस, इसमें दे रखा है ये गैस। बेटा पहले तो मेरे को ये प्रोडक्ट बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेंगे उससे? बोलो क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसके दहन के, कंबशन के? So CO2 और water. क्योंकि कार्बन है ना, तो कार्बन का प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? CO2। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट मैंने क्या बताया? H2O। फिजिकल स्टेट पे ध्यान देना बेटा, ये गैस होगा, वाटर लिक्विड होगा, ये गैस होता ही है। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया? कार्बन बैलेंस करो। बेटा आप सुन लो मेरी बात ध्यान से, कार्बन कितने लगा दिए? 2। मैंने क्या ऑर्डर बताया? CHO ऑर्डर। कार्बन के बाद हमेशा किसको बैलेंस करो? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ कितना लगा दिया? 3। पहले आप मेरे को बताओ प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने आ गए? बताओ देख के बेटा। 7 आ गए ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7/2। और यही इसकी बैलेंस करके रिएक्शन लिखनी है, इसके साथ तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, ये तो 1 ही रहना है बेटा। अभी बहुत सारे एग्जांपल ले रहे हैं, आप बिल्कुल घबराए नहीं बेटा, आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। C6H6 प्लस O2, ठीक है, ये दे रखा होगा, इसके लिए परेशान मत हो, इसकी फिजिकल स्टेट दे रखी होगी, बाकियों की नहीं दे रखी होगी। ये गैस, पहले तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब मेरे को आप ये बताओ, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, CO2 से पहले कितना लगाऊं? 6। इसके बाद किसका नंबर? हाइड्रोजन का, तो H2O से पहले कितना लगाऊं? 3। अब नंबर किसका आएगा? ऑक्सीजन का। Yes, sir.
तो आप प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन देखो कितनी है, 15 15 है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 15/2 आ 15 जाएगी। बटे 2। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक है बेटा। और देखो, आपको इसमें नहीं समझ में आई बात तो और देखो, C6H5CS3O2 प्रोडक्ट में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, CO2 प्लस H2। CO2 से पहले कितना लगाऊं बेटा? 7. 7, वेरी गुड। हाइड्रोजन से पहले 4 4। अब आप ये देखो, टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी, 18। तो यहाँ सीधे सीधे केवल 9 लग जाएगा। यस सर। और देखो C6H5COOH, CO2 से पहले बोलो 7 7. हाइड्रोजन से, H2O से पहले बोलो 3 3। 3. अब ध्यान देना बेटा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ 17 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो 17 - 2 करोगे तो 15, तो यहाँ 15/2 आ जाएगा। अरे आ गई क्या बात समझ में? ये 15/2 क्यों लिखा? यस सर। So, यस सर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसा, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। C2H5OH, बोलो बेटा। CO2 से पहले 2. हाइड्रोजन से पहले 3 3। अच्छा, अब मेरे को बताओ O2 से पहले कोई बताओ। 2 बोलो O2 से पहले 2 3 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, मैं समझा देता हूँ। देखो यस यहाँ 7 थे ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना था, 1 ऑक्सीजन तो यहाँ थी, तो अपने को यहाँ 6 ऑक्सीजन लानी है। 6 ऑक्सीजन लाने के लिए यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। बोलो बेटा। यस सर। अब देखो, हालांकि जरूरत कम पड़ेगी पर आना जरूर चाहिए आपको। मैं 2 एग्जांपल बता देता हूँ। C2H5SH, और ये ऑर्गेनिक की भी अपनी रिएक्शन हो रही है। अब इसका प्रोडक्ट बताना है। मैंने क्या बताया था, कार्बन का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CO2। हाइड्रोजन का क्या बनेगा, H2O, ठीक है। और सल्फर का क्या बनेगा बेटा, SO2 SO2। इसकी फिजिकल स्टेट तो आपको दे रखी होगी, ये गैस होती है, ये गैस होती है, ये गैस, ये लिक्विड, SO2 गैस। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसको बैलेंस करो बेटा, कार्बन को। CO2 से पहले कितना लगाओ, 2 फिर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से पहले 3 फिर ऑक्सीजन को लास्ट में। पहले सल्फर देखो कितना, SO2 से पहले 1। अरे आ रही है बात समझ में, 1। यस ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, लास्ट में ऑक्सीजन। बेटा मेरे को ये बताओ, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 4 + 3 + 2 कितनी ऑक्सीजन है, 9। 9. ये क्या लग जाएगा, 9/2। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है। वैसे देखो, ये 7th नंबर आप चाहे तो छोड़ सकते हो, छोड़ दो, पर ऑर्गेनिक का भी काम हो रहा है। एक बार ध्यान देना, C6H5NH2 प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप बताओ। कार्बन का क्या बनेगा बेटा, CO2 हाइड्रोजन का क्या बनेगा, H2O का क्या बनेगा, N2 एक आइडिया लग गया कि हाँ सर ऐसा भी होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें, ये दे रखा है इसने लिक्विड, ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड, ये गैस। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसको बैलेंस करो बेटा,
कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन बताओ, CO2 से पहले, 2 फिर उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कितने बेटा? H2O से पहले 7/2 7, ठीक है। फिर नाइट्रोजन कितने हो गए बेटा? 1/2। 1/2 ठीक है। लास्ट में 1/2 ऑक्सीजन में थोड़ी सी यहाँ मेहनत हो जाती है, पर जो भी है बेटा मैं आपको बता तो देता हूँ। देखो 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर कितनी है बेटा? 7। 3.5। तो 3.5 का मतलब ये हो गया 15.5। 15.5 ऑक्सीजन लानी है ना, तो 15.5 डिवाइडेड बाई 2। अब चाहे इसको आप जैसे भी लिख लें, ठीक है, आप मर्जी है जैसे लिख लें, आपको बटे में 4 करके लिख लें, जो आपको ठीक लगे वो लिख। कुल मिला के ये इसको छोड़ सकते हैं आप, इस पर ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा बेटा 2-5 मिनट लूंगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, आप इसको देखना, मुझे कल मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मुझे याद दिलाना कि सर आपने बोला था ऐसा भी लिखाएंगे, स्पेशल केसेस ऑफ डेल्टा H0 फॉर्मेशन। ठीक है, मुझे ये याद जरूर दिला देना, कहीं मेरे को ये याद नहीं रह जाए कि मैंने करा दिया था, सॉरी कंबशन का। बेटा कोई भी स्टूडेंट ये जरूर याद दिला देना। हाँ सर। दहन की अभिक्रिया सर आपने स्पेशल केस नहीं कराए थे। ठीक है, यस सर ठीक है बेटा, बस 2 मिनट एक बार मैं यहाँ से दहन वाला समअप कर देता हूँ। बेटा देखो ये है आपके पास दहन की अभिक्रिया में क्या होना चाहिए। पहली बात तो हमेशा हीट रिलीज होगी, मुक्त होगी। मुक्त होने के कारण दहन की ऊष्मा हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि निर्माण की ऊष्मा में हो सकता है देनी पड़े, हो सकता है मुक्त हो, तो प्लस माइनस दोनों हो सकती है। बकायदा ये क्वेश्चन का फॉर्म होता है। हमेशा जिसका कंबशन होगा उसका 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल। उसका कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, जो कल के लेक्चर में कि सर अपूर्ण भी होता है क्या? अपूर्ण भी होता है। कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, तो उससे जो हीट रिलीज होगी एयर की प्रेजेंस में, उसी को अपन दहन की ऊष्मा बोलेंगे। दहन की ऊष्मा की जब रिएक्शन लिखेंगे तो पहले याद करेंगे कि कोई भी हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड है तो उसमें H2O जरूर प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन युक्त है तो CO2 जरूर बनेगा, सल्फर युक्त है तो SO2 जरूर बनेगा, नाइट्रोजन युक्त है तो N2 जरूर बनेगा, मेटल है तो मेटल का सिंपल ऑक्साइड बनाना है, कोई पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाना है, सिंपल ऑक्साइड बनाना है। तो ये रिएक्शंस लिखी गई हैं, ये गलत इसलिए थी, ये जैसे अपूर्ण दहन का एग्जांपल है। या यूं समझ लो कार्बन का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? CO2। फिर ये एल्यूमिनियम की ये रिएक्शन गलत इसलिए कि जिसका कंबशन हो रहा है उसके 2 मोल नहीं, उसके 1 मोल ही होने चाहिए। तो बेटा इस तरीके से फिर मैंने आपको, अच्छा बैलेंसिंग ऑर्डर याद करने का तरीका है एल्डिहाइड CHO। बेटा मैं ये बता दूं, इस पे है ना मूल अभिधारणा, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे ये भी मैं बता दूं, मूल अभिधारणा में भी ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस करके आपको लिखनी आनी चाहिए। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बेटा आप है ना साथ साथ पढ़ें। और मैंने आपको एक शुरू में ही एक अजीब सी, या आप कहते हैं शुरू में ये बात लिखाई थी। ठीक है, ये वाली बात यहाँ लिखाई है, ये पार्ट बी में, पार्ट बी में। बेटा इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस समझना आप। मैंने लिखा है निर्माण की अभिक्रिया और दहन की अभिक्रिया, फॉर्मेशन की रिएक्शन और कंबशन की रिएक्शन, जो स्टूडेंट अपने आप नहीं लिख पाएगा, ठीक है, वो आगे ना पढ़े तो मीनिंगफुल है। थोड़ी सी मेहनत करना बेटा। आज वाला लेक्चर मैं मानता हूँ हल्का सा टफ था, क्योंकि इसमें क्या है किसी और चैप्टर की भी जरूरत पड़ रही थी। जैसे थोड़ा सा अपन बोल दें कि यहाँ पर ये टेबल है, ये इनऑर्गेनिक की टेबल है, तो किसी और चैप्टर की जहां भी जरूरत पड़ती है वो टॉपिक हल्का सा टफ हो ही जाता है, पर आप इसको याद करें। ठीक है, तो बेटा इसको पढ़ो, फिर अपन आगे कल पढ़ेंगे। बेटा है थोड़ा हेलो ध्यान से सर। पढ़ना। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर अब जो हाइड्रोकार्बन लिखा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर मेरी आवाज आ रही है?
हाँ मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है हेलो मुझे। सर। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ बेटा, आपको आराम से सुन पा रहा हूँ। बोले आगे सर बोले। जो हाइड्रोकार्बन आप हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक, हाँ आगे बोले क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये लिखा मैंने, हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक, ये लिखा था। हाँ बोले बेटा। सर जो आप हम्म। हाइड्रोकार्बन लिखा है तो एल्डिहाइड के सामने अरे ये तो लिखा है। याद करने का तरीका है। CHO को क्या बोलते हो आप? एल्डिहाइड बोलते हो ना CHO को। नो सर, उसके सामने में कुछ लिखा है ना, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्या बताओ, इसके सामने ऑर्गेनिक ऑर्डर के ऊपर कंपाउंड, में। ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो सर। हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके सर। हाइड्रोकार्बन या बैलेंसिंग। करेंगे तो CHO Balances ऑर्डर में करेंगे, ये ऑर्डर है। हाँ। थैंक यू। हाँ थैंक यू ठीक है सर। बेटा। हाँ ओके बेटा, ओके। Okay, thank ओके you. सर, इसको थैंक पढ़े। यू, बाय बाय। ओके बेटा। Thank गुड नाइट। you, sir. Good night, sir. Good night, हाँ sir. गुड नाइट। नहीं हुआ।